तो कहानी शुरू होती है एक सर्द सुबह से, जब अचानक आसमान से एक खून से लथपथ आदमी जमीन पर गिरा। उसका नाम माइकल था। जब माइकल ने अपने फटे हुए कपड़े उतारे, तभी उसकी पीठ से अचानक विशाल पंख निकल आए। उसने एक चाकू लिया और दर्द सहते हुए अपने पंख काट डाले। जैसे ही उसने पंख काटा, उसके सिर के ऊपर एक चमकता हुआ रोशनी का सर्कल दिखाई देने लगा। वो सर्कल धीरे धीरे नीचे आया और उसकी गर्दन के चारों ओर एक कॉलर जैसा बन गया। लेकिन अगले ही पल वो कॉलर टूटकर नीचे गिर गया, जैसे अब वो किसी कैद से आजाद हो गया हो। इसके बाद माइकल एक वेयर हाउस में घुसा और अपने जख्मों की मरहम पट्टी करने लगा। फिर वो एक ऐसे कमरे में गया जो बंदूकों से भरा हुआ था। उसने वहां से बंदूकें चुनी और उन्हें अपने बैग में भरने लगा। उधर दो पुलिस वाले इलाके में राउंड मार रहे थे, तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वे जब मौके पर पहुंचे तो आग की लपटों के बीच से माइकल बाहर आता हुआ दिखा। पुलिस वालों ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी और उसे आदेश दिया कि वो अपना बैग जमीन पर रख दे। उसी समय उनके वॉकी टॉकी से एक के बाद एक इमरजेंसी कॉल्स आने लगी। माइकल ने ध्यान से सुना और बोला, शुरुआत हो चुकी है और अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। तब एक पुलिस वाला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लेकिन माइकल ने फुर्ती से उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। तभी दूसरा पुलिस वाला अचानक अजीब तरीके से कांपने लगा। उसका सिर तेजी से हिलने लगा और फिर एकदम रुक गया। अब उसकी आंखें काली और बड़ी हो चुकी थीं और उसके दांत नुकीले और डरावने हो गए थे। उसने डरावनी आवाज में बोला, तूने ऊपर से मिले आदेशों को नहीं माना है। माइकल शांत रहते हुए बोला, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। अब मैं ऊपर वालों की नहीं, अपनी दिल की सुन रहा हूँ। इस पर वो बोला, तो फिर तू उस बच्चे के साथ मरेगा। इतना बोलकर उसने माइकल पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन माइकल ने तेजी से खुद को बचाया और तुरंत जवाबी फायरिंग की। कुछ ही पलों में वो पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ा। फिर माइकल ने गाड़ी ली और वहां से चला गया। रास्ते में जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, सारी लाइटें अपने आप बंद होती गईं। ये है मूवी लीजन की शुरुआत। उसी सुबह कहीं और एक लड़का जीप नींद से जागा। तभी पास में मौजूद एक प्रेग्नेंट लड़की चार्ली ने उसे आवाज दी। दोनों बाहर बैठे और बात करने लगे। चार्ली ने मुस्कुराकर पूछा, फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? जीप ने सिर हिलाया। चार्ली बोली, तुम्हें अपने पापा की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। जीप बोला, मुझे उनकी नहीं, तुम्हारी फिक्र है। चार्ली ने हंसते हुए बोला, तुम एक ऐसी लड़की की चिंता कर रहे हो जिसका बच्चा भी तुम्हारा नहीं है। अब सीन दोपहर का है। जीप का पिता बॉब अपने होटल के डाइनिंग एरिया में टीवी का सिग्नल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पास में पर्सी नाम का एक आदमी, जिसके एक हाथ में हुक लगा था, मजाकिया अंदाज में बॉब से छेड़छाड़ कर रहा था। जुकबॉक्स के पास एक बागी स्वभाव की लड़की एंडी खड़ी थी। उसकी माँ सैंड्रा उसकी कपड़ों की पसंद से खुश नहीं थी। सैंड्रा का पति हावर्ड ने एंडी को बताया कि उसकी माँ उसके पहनावे को लेकर क्या सोचती है। इस पर एंडी ने मजाकिया लहजे में ताना मारते हुए जवाब दे दिया। दूसरी ओर काइल नाम का एक आदमी रोड ट्रिप पर निकला हुआ था। रास्ता भटक जाने के कारण वो एक डाइनर की ओर मुड़ा। वहीं उसकी नजर बाहर खड़ी चार्ली पर पड़ी, जो सिगरेट पी रही थी। काइल ने मुस्कुराते हुए उसे क्रिसमस की शुभकामनाएं दी और रास्ता पूछा। कुछ देर बातचीत के बाद चार्ली उसे डाइनर के अंदर ले गई। अंदर सैंड्रा बार बार अपने पति हावर्ड से बोल रही थी कि अब उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। काइल ने बॉब से फोन इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। वहीं हावर्ड ने बॉब से पूछा कि उनकी गाड़ी कब तक ठीक होगी। बॉब ने देखा कि जीप गाड़ी पर काम करने के बजाय चार्ली के होने वाले बच्चे के लिए लकड़ी का पालना चमका रहा था। जब जीप काम छोड़कर बाहर चला गया तो बॉब उसके पीछे गया और समझाने लगा कि उसे चार्ली के पीछे अपना समय और ध्यान नहीं लगाना चाहिए। इस पर जीप ने बेचैन होकर बोला कि उसे चार्ली को लेकर बार बार डरावने सपने आ रहे हैं, जैसे हर बार उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो। उसने कहा कि उसे दिल से आवाज आती है कि चार्ली की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद बॉब वापस डाइनर के अंदर गया तो देखा कि टीवी का सिग्नल एक बार फिर गायब हो चुका था। उसने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट दिखा। पर्सी ने अपने रेडियो पर सभी फ्रीक्वेंसी चेक की, लेकिन हर जगह वही इमरजेंसी सिग्नल आ रहा था। डाइनर में बैठे सभी लोग घबरा गए और उस चेतावनी भरी आवाज को चुपचाप सुनते रहे। उधर बॉब के ऑफिस में काइल ने देखा कि अब फोन लाइनें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। उसी वक्त एक बुजुर्ग औरत डाइनर में अंदर आई। चार्ली ने आगे बढ़कर उसका ऑर्डर लिया और फिर वो औरत सैंड्रा से बात करने लगी। जब चार्ली ने बुजुर्ग औरत को खाना परोसा तो वो औरत अचानक उसके होने वाले बच्चे के बारे में सवाल करने लगी। उसने पूछा कि बच्चे का बाप कौन है और क्या चार्ली अकेले उसका ख्याल रख पाएगी। चार्ली ने जवाब दिया, मैं खुद सब संभाल सकती हूँ। लेकिन तभी वो बुजुर्ग औरत डरावनी आवाज में बोल पड़ी, तेरा बच्चा जल जाएगा। ये सुनकर चार्ली हैरान रह गई। उसने गुस्से में बोला, क्या बोला बूढ़ी, फिर से बोल। इस पर वो औरत दोबारा वही बात बोली, इस बार गाली गलौज के साथ। चार्ली गुस्से में वहां से चली गई और वो औरत हंसते हुए खाना खाने लगी। कुछ ही पल बाद वो फिर बोली, सारे बच्चे जलने वाले हैं। सैंड्रा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने सैंड्रा को भी गाली दे दी। ये सुनकर हावर्ड खुद को रोक नहीं पाया और गुस्से में उठकर उस औरत की तरफ बढ़ा।
वो उसे समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक वो औरत ने उसकी गर्दन को काट ली। ये देख पर्सी ने तुरंत फ्राइंग पैन उठाकर उसके सिर पर जोर से मारा, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वो बिना किसी दर्द के फिर से उठ गई। फिर वो औरत छत की तरफ उछली और दीवारों पर रेंगने लगी। बॉब ने तुरंत शॉटगन उठाया और उस पर फायर किया, लेकिन वो औरत तेजी से दौड़कर आई और उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। इसके बाद जीप ने बंदूक उठाई, लेकिन वो इतना डर गया था कि ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। तभी वो औरत जमीन पर फिसलती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ठीक उसी वक्त कायल ने कई गोली चलाकर उसे मार दिया। ये सब होने के बाद कायल और पर्सी ने हावर्ड और उसके परिवार को कायल की गाड़ी में बैठाया और उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी एक काले बादल जैसी चीज से टकराई, जो असल में टिड्डियों का एक विशाल झुंड था। हालात बिगड़ते देख कायल की गाड़ी थोड़ी देर में वापस डाइनर लौट आई। जब बाहर का माहौल थोड़ा शांत हुआ तो कुछ लोग उस बूढ़ी औरत की लाश बाहर फेंकने ले गए। तभी एक पुलिस कार वहां आकर रुकी और उसमें से माइकल बाहर निकला। बॉब ने तुरंत माइकल पर बंदूक तान दी और पीछे हटने को कहा, लेकिन माइकल ने हालात को तुरंत भांप लिया। बॉब कुछ समझ पाता उसे पहले ही माइकल ने फुर्ती से उसकी बंदूक छीन ली और पलटकर वही बंदूक उसके सिर पर तान दी। फिर वो बोला, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब और लोग आने वाले हैं, ठीक उस बूढ़ी औरत की तरह। इसके बाद माइकल ने बंदूक बॉब को वापस दे दी और हर किसी को एक एक हथियार पकड़ा दिया, यहाँ तक कि चार्ली को भी। फिर सभी लोग जल्दी से डाइनर के अंदर गए और दरवाजे बंद करके बैरिकेड लगा दिए। अब रात हो चुकी थी। माइकल कुछ आदमियों को लेकर डाइनर की छत पर गया ताकि ऊपर से बाहर की स्थिति का अंदाजा लगा सके। तभी उन्होंने देखा कि एक आइसक्रीम वैन डाइनर की ओर आ रही थी। वैन रुकी और उसमें से एक लंबा पतला आदमी बाहर निकला। उसने छत पर खड़े लोगों को देखा और अचानक एक अजीब डरावनी आवाज निकाली। फिर उसके हाथ पैर असामान्य तरीके से खींचने लगे। वो आदमी तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर सभी ने एक साथ उस पर गोली चला दी और थोड़ी ही देर में वो मर गया। फिर उन्होंने देखा कि कई गाड़ियां डाइनर की तरफ बढ़ रही थीं। जैसे ही गाड़ियां रुकी, ड्राइवर बाहर निकले और बिना रुके डाइनर की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर माइकल ने सबको फायर करने का आदेश दिया और सभी ने मिलकर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इसी बीच एक हमलावर खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया और हॉवर्ड को घसीटने लगा। सैंड्रा, एंडी और चार्ली उसे बचाने दौड़ी, लेकिन तभी एक और हमलावर ने चार्ली को पकड़ लिया और खुश होकर बोला, मिल गई। तभी माइकल तुरंत आगे आया, उस हमलावर का हाथ काट दिया और खिड़की की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। फिर वो चार्ली की ओर मुड़ा और गुस्से में उसे साफ साफ चेतावनी दी कि आगे से कोई भी कदम बिना सोचे समझे ना उठाए। इसके बाद सब लोग वापस नीचे आ गए। नीचे पहुंचते ही बॉब ने गुस्से में माइकल से पूछा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब माइकल के पास सच छुपाने का कोई कारण नहीं था। उसने सबको सच्चाई बता दी। ईश्वर अब इंसानों से नाराज है। उसने पूरी मानव जाति को खत्म करने का आदेश दिया है। माइकल ने आगे बताया, जो हमलावर बाहर दिखाई दे रहे थे वे आम इंसान नहीं थे। वे दरअसल इंसानों के शरीर में आए फरिश्ते थे, जिन्हें ईश्वर ने धरती पर भेजा है ताकि वे इंसानियत का अंत कर सकें। ये सुनकर जीप हैरान रह गया और पूछा, तुझे ये सब कैसे पता? माइकल ने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी कभी उन्हीं में से एक था। जब उसे पूछा गया कि वो यहाँ क्यों आया है, तो माइकल ने बोला, मैं यहाँ चार्ली और उसके बच्चे की रक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि वही बच्चा इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। बाद में जीप ने माइकल से बात की और उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। माइकल ने बताया कि वो कभी ईश्वर की सेना का जनरल था, लेकिन जब ईश्वर ने इंसानों को मिटाने का आदेश दिया तो उसने उसका विरोध किया, क्योंकि ईश्वर ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। जीप ने पूछा, तुमने कैसे इंसानों पर विश्वास बनाए रखा? माइकल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि इस नफरत भरी दुनिया में भी मुझे उम्मीद की झलक दिखती है, उन लोगों में जो हार मानने से इनकार करते हैं। जीप, तुम भी उन्हीं में से एक हो। ये बोलते ही माइकल की आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। उसे वो पल याद आया जब वो स्वर्ग में था और उसे इंसानियत के खात्मे का आदेश दिया गया था, एक ऐसा आदेश जिसे उसने मानने से साफ इनकार कर दिया था। गैब्रियल ने उसे कहा था कि इंसानों ने खुद पर यह सजा बुला ली है, लेकिन माइकल का मानना था कि एक फरिश्ते का असली कर्तव्य इंसानों का मार्गदर्शन करना है, ना कि उन्हें खत्म करना। फिर गैब्रियल ने बोला कि ईश्वर की आज्ञा मानना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन माइकल को अपने दिल की आवाज पर भरोसा था, क्योंकि वो दिल भी ईश्वर ने ही दिया था। गैब्रियल ने बोला कि अब बहुत देर हो चुकी है, इंसानों के खात्मे का आदेश दिया जा चुका है। और फिर माइकल ने देखा कि हजारों फरिश्ते आसमान में फैल गए थे। अगले दिन सुबह सैंड्रा एक अजीब सी आवाज सुनकर जागी। वो डाइनर के पीछे गई, जहां उसे हॉवर्ड के रोने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोलकर देखा कि हॉवर्ड उल्टा लटका हुआ था और वो मदद के लिए पुकार रहा था। कायल और एंडी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सैंड्रा उनकी बात नहीं मानी और भागकर बाहर निकल गई। जैसे ही वो हॉवर्ड के पास पहुंची, हॉवर्ड का शरीर फट गया और उसमें से एसिड निकला। उसी वक्त पर्सी दौड़कर सैंड्रा के सामने आ गया और उसे ढक लिया, जिससे सैंड्रा तो बच गई, लेकिन पर्सी बुरी तरह जल गया। किसी तरह वो सैंड्रा को लेकर अंदर आया और जमीन पर गिर गया। अब सैंड्रा को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। बाद में एंडी रेडियो में न्यूज सुनती रही, तभी एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में बताया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ लोग अब भी इन हमलावरों से जूझ रहे हैं। इसके बाद सीन बदलता है। अब रात हो चुकी थी।
कायल और एंडी डाइनर की छत पर निगरानी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कार डाइनर के पास आकर रुकी। कार से एक आदमी और उसका छोटा बेटा उतरे। वे गैस भरवाने आए थे, लेकिन तभी अचानक एक गैंग वहां आ गई। उन्होंने उस आदमी को गाड़ी से कुचल दिया और उसके बेटे को जबरदस्ती उठाकर ले गए। ये सब देखकर कायल तुरंत नीचे कूदा और गोली चलाते हुए बच्चे की तरफ भागा। उसने हमलावरों से बच्चे को छुड़ाया और उसे उठाकर तेजी से डाइनर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में अचानक उस बच्चे ने उसकी गर्दन पर काट लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वो बच्चा भी एक फरिश्ता था। इधर एंडी भी मदद के लिए कूदी, लेकिन उसकी बंदूक की गोली खत्म हो गई और वो घेर ली गई। डाइनर के अंदर सब लोग ये सब देख रहे थे। चार्ली ने देखा कि माइकल अब तक कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने खुद बाहर जाने का फैसला किया। ये देखकर माइकल तुरंत एंडी को बचाने के लिए बाहर निकल गया। माइकल ने गजब की फुर्ती दिखाई। उसने गैस पंप को फ्लेम थ्रोअर की तरह इस्तेमाल किया और सब हमलावरों को जला दिया। फिर वो किसी तरह एंडी को साथ लेकर धमाके से बचते हुए सुरक्षित डाइनर के अंदर लौट आया। उधर चार्ली पानी लेने गई, लेकिन तभी उसने देखा कि वही बच्चा किसी तरह डाइनर के अंदर घुस आया था। वो चाकू लेकर उस पर हमला करने दौड़ा। चार्ली ने खुद को बचाया और उसी दौरान चाकू उसके हाथ से फिसल गया, जिससे उसकी अपनी ही उंगलियां कट गईं। तभी चार्ली ने उसे एक जोरदार लात मारी और वो दूर जाकर गिर पड़ा। उसी समय लाइट चली गई और पूरा डाइनर अंधेरे में डूब गया। अचानक उस बच्चे ने बॉब को पकड़ लिया, लेकिन माइकल ने समय रहते उसे खींच लिया। तभी जीप ने गोली चलाकर उस बच्चे को मार गिराया। लेकिन इस पूरी घटना के तनाव से चार्ली को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया। जैसे ही चार्ली ने बच्चा देना शुरू किया, आसमान से एक तेज और लगातार हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। जीप और बॉब छत पर गए तो देखा कि ढेर सारे फरिश्ते नीचे इकट्ठा हो चुके थे। इस बीच चार्ली जोर लगाती रही और फिर कुछ ही देर में एक बच्चे की रोने की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। बच्चे की रोने की आवाज से सुनकर बाहर खड़े फरिश्ते भी रोने लगे। तभी एक बार फिर हॉर्न बजा और आसमान से एक पंखों वाला फरिश्ता नीचे उतर आया। माइकल ने कहा, ईश्वर ने अब गैब्रियल को भेजा है उस मिशन को पूरा करने जो पहले मुझे दिया गया था। जीप को अब समझ आया कि माइकल ने जिस आदेश का विरोध किया था वो शायद इसी बच्चे को मारने का आदेश था। चार्ली ने गुस्से में जवाब मांगा। माइकल ने माना, हाँ, मुझे इसी बच्चे को मारने भेजा गया था, लेकिन अब भविष्य बदल चुका है और ईश्वर की मर्जी भी। चार्ली ने जैसे ही बच्चे को एंडी से लिया, सैंड्रा ने झपट कर उसे छीन लिया। सैंड्रा चाहती थी कि वो बच्चे को फरिश्ते को सौंप दे ताकि वे सबको छोड़ दें। तभी डाइनर का दरवाजा टूटा और माइकल ने गोली मारकर सैंड्रा को गिरा दिया। जीप बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन सामने गैब्रियल आ गया था। गैब्रियल ने अपने भारी हथियार से जीप पर हमला किया, लेकिन जीप किसी तरह बच गया। बॉब ने गैब्रियल पर गोली चलाई, लेकिन गैब्रियल बहुत तेज था और उसने अपने पंखों से खुद को बचा लिया। फिर उसने अपनी तलवार से बॉब का पेट चीर दिया। माइकल ने जीप को रोकते हुए कहा, तुम्हें अब चार्ली और बच्चे को लेकर यहाँ से निकलना होगा। फिर जीप, एंडी और चार्ली धीरे धीरे पुलिस की गाड़ी की ओर बढ़े। रास्ते में खड़े सभी फरिश्ते बस खामोशी से उन्हें घूरते रहे, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं और ना ही हमला किया। गाड़ी तक पहुंचते ही वे बच्चे को लेकर उस सुरक्षित जगह की ओर निकल पड़े जिसके बारे में उन्होंने रेडियो पर सुना था। उधर गैब्रियल ने माइकल की ओर देखते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी नाफरमानी की सजा मिलेगी। माइकल ने जवाब दिया, अब मेरे साथ क्या होता है उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बच्चा अब पैदा हो चुका है। इसके बाद दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। माइकल ने अपनी बंदूक से गैब्रियल पर फायरिंग शुरू कर दी। गैब्रियल इधर उधर झपटने लगा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पंखों से माइकल को घायल कर दिया, लेकिन माइकल ने तुरंत जवाब दिया और पीछे से जाकर गैब्रियल को जकड़ लिया। फिर गैब्रियल ने अपना भारी गदा उठाया और माइकल के सीने में घोंप दिया। माइकल जमीन पर गिर पड़ा। गैब्रियल चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक माइकल का शरीर चमकने लगा और वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गया। दूसरी ओर जीप गाड़ी चला रहा था। उसने देखा कि उसके हाथ पर कुछ अजीब निशान बन रहे हैं। तभी उसे याद आया, ये वही निशान थे जिनका जिक्र माइकल ने किया था। ये असल में निर्देश थे जिनका उसे पालन करना था। उधर गैब्रियल को बॉब अब भी जिंदा मिला, लेकिन गैब्रियल को पता नहीं था कि बॉब ने पहले ही पूरे कमरे में गैस भर दी थी। जैसे ही गैब्रियल उसके पास पहुंचा, बॉब ने लाइटर जला दिया। अगले ही पल वहां जोरदार धमाका हुआ। पूरा डाइनर आग की लपटों में गिर गया। इस धमाके में बाहर खड़े सभी फरिश्ते भी जलकर खत्म हो गए। जीप, चार्ली और एंडी को लगा कि वो बच गए हैं, लेकिन तभी गैब्रियल ने जोर से उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। उसने गाड़ी को पकड़ लिया और बच्चे तक पहुंचने ही वाला था कि जीप ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसी वक्त एंडी ने गैब्रियल को पकड़ लिया और जीप से चिल्लाकर कहा, ब्रेक मारो। जीप ने अचानक ब्रेक मारा, जिसे गैब्रियल और एंडी दोनों जोर से आगे जा गिरे और गाड़ी एक खाई में गिर गई। चमत्कारिक रूप से चार्ली और बच्चा सुरक्षित थे। जीप उन्हें लेकर पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी गैब्रियल फिर से सामने आ गया और उन्हें घेर लिया। जीप ने तुरंत झपट्टा मारा और गैब्रियल को लेकर चट्टान से नीचे कूद पड़ा। दोनों गिरने के बाद भी जिंदा बचे, लेकिन गैब्रियल फिर हमला करने ही वाला था कि अचानक माइकल वापस लौट आया, जिंदा। गैब्रियल हैरान था। जिसे ईश्वर की बात नहीं मानने पर सजा मिलनी चाहिए थी, वो फिर से कैसे जिंदा हो गया। माइकल ने कहा, तूने ईश्वर को वो दिया जो वो चाहते थे और मैंने उन्हें वो दिया जो जरूरत थी। गैब्रियल ने हमला करने की कोशिश की,
लेकिन माइकल उसे तेज निकला। उसने तुरंत हमला कर गैब्रियल को हरा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। इसके बाद माइकल ने जीप की तरफ देखा और कहा, अब तू ही इस बच्चे का असली रक्षक है। जीप ने पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे? माइकल मुस्कुराया और बस इतना बोला, आस्था बनाए रखना। फिर जीप और चार्ली बच्चे को लेकर उस बचे हुए सुरक्षित इलाके तक पहुंच गए, जहां इंसानों की आखिरी उम्मीद जिंदा थी। कई महीनों बाद वो अब नए हथियारों के साथ एक नई जगह की ओर जा रहे थे, तैयार थे हर खतरे से लड़ने और उस बच्चे को बचाने के लिए जो इंसानियत की आखिरी उम्मीद था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।